कहानी की शुरुआत होती है 2010 से। 2010 के आसपास, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगभग 10 सालों में। पहले एक महाराष्ट्र में सतारा के पास, नासिक के पास, कुछ सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, पहाड़ी इलाकों में, या कहीं जो सड़क के किनारे छोटी मोटी नदियां हैं, नाले हैं, वहां पे लाशें मिलने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अब एक जगह पे एक लाश, फिर दूसरी लाश लाश कहीं और बहुत दूर, इवन स्टेट अलग, तो उसको पता लगाने में उसके पीछे का मकसद, मोटिव क्या था, पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल काम था। तो पहली 2 लाश मिलती है महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर लाश मिलती है झारखंड में, फिर यूपी के पास, फिर आपके राजस्थान, फिर एमपी, 10 सालों में अलग अलग जगह पे लाश मिलती जा रही थी और उनकी कड़ियाँ नहीं जुड़ पा रही थी। और बहुत सारी लाशों की तो शिनाख्त भी नहीं हुई। पुलिस ने लाश बरामद की, उसके बाद पंचनामा करके उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन क्लू नहीं मिल रहा था कोई। और ये भी नहीं पुलिस को समझ में आ रहा था कि ये सारी लाशों की कड़ियाँ एक साथ जुड़ेंगी, क्योंकि 3-4 स्टेट में अलग अलग लाशें मिल रही थी, इवन झारखंड में भी लाशें मिली। तो कई केस बंद हो गए, कई पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी, कोई कभी क्लू मिलेगा तो केस सॉल्व होगा, केस सॉल्व होगा। पिछले हफ्ते भोपाल के नज़दीक एक इलाके में फिर एक लाश मिली। अच्छा, इन सारी लाशों के मिलने में एक कॉमन चीज़ थी, वो ये कि सारी लाशों के बदन से कपड़े गायब थे। और इनमें से जो ज़्यादातर लाशें मिली थी, उसके बॉडी के सारे पार्ट सलामत थे, मतलब उसको ना चाकू मारा गया, ना गोली मारी गई, या तो गला घोटा गया, और या फिर वो पता नहीं कैसे मरा, ये क्योंकि तब तक कुछ कुछ बाकी रिपोर्ट्स नहीं आई थी। तो इंजरी नहीं थी, गला घोटने से था, और कुछ के रिपोर्ट्स आए थे उसमें था कि पॉइजन है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तभी पिछले हफ्ते में एक लाश मिलती है भोपाल के करीब। पहली बार ऐसा था कि उस लाश के आसपास ही एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई देता है, एक सस्पेक्टेड। पुलिस उसको उठाती है और यूं ही पूछती है, तो वो थोड़ी सी पिटाई होती है, वो टूट जाता है। वो बताता है कि ये मैंने मारा और ये ट्रक ड्राइवर है। तो पुलिस को फिर ये लगता है कि ऐसी लाशें कई और मिली हैं जिसके बदन पे कपड़े नहीं थे, ये पहला क्लू था। तो पुलिस उसके बाद उससे और सख्ती करती है, तो फिर कहता है कि नहीं, मेरे गैंग में और भी लोग हैं, हम लोग ट्रक लूटते हैं। तो ऐसे करके पुलिस 3-4 लोगों को गिरफ्तार करती है। 2, 4, 5 कत्ल के केस खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। फिर अचानक जो है एक नाम आता है, आदेश खमारा। क्योंकि जितने भी लोग पकड़ रहे थे तो वो सब एक नाम लेते थे, आदेश खमारा, आदेश खमारा। तो पुलिस को लगा कि ये जो है मेन इस गैंग का लीडर है। तो आदेश खमारा का नाम मिल चुका था, उसका पता पुलिस ढूंढती है भोपाल में, उसके पते पे जाती है, वो मिलता नहीं है। पता चलता है उसके फैमिली में एक बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, उसकी बेटी है, बीवी है, सब एक साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं अपने बाप के बारे में। और इस आदेश खमारा की भोपाल के ही बाहरी इलाके में एक टेलर की दुकान थी, दर्जी था ये, और ये लोगों के कपड़े सिला करता था, और अच्छे खासे कपड़े सिलता था, और इसका मिजाज बहुत अच्छा था, हंसमुख मिजाज, लोगों से मिलनसार, बहुत अच्छे से बातें करना। तो खैर पुलिस उसके पीछे लगी रही। लास्ट वीक पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सुल्तानपुर के आसपास जो जंगल है वहाँ कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग इसे पकड़े गए थे, तो उसे इस बात की जानकारी थी, तो ये भाग गया। तो पुलिस की एक टीम, एक लेडी अफसर हैं, वो वहाँ पहुँचती हैं और किसी तरह से दबिश डाल के जंगल से आदेश खमार को गिरफ्तार करके भोपाल लाती हैं। भोपाल लाने के बाद जो इसके सारे पुलिस के बाकी अफसर थे, ये अभी तक इन लोगों को ये था कि ये 3-4 अलग अलग कुछ मर्डर है, ये हमने केस सॉल्व किया। खुद पुलिस के भी वहम गुमान में नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ये कौन सा केस वो ओपन करने जा रहे हैं, जो शायद उनके अपनी सर्विस का सबसे बड़ा केस होगा। तो आदेश खमारा को लाया जाता है, उससे पूछताछ होती है, और बहुत ही नॉर्मल, एकदम करीब 48 साल उम्र उसकी, और उसके हाव भाव और इसे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ये भी नहीं कि पुलिस को उससे थ्रेट है कि वो अटैक करेगा, क्या नॉर्मल एकदम इंसान की तरह बात कर रहा है। पुलिस अब उससे पूछताछ करती है शुरू, और वो गिनती गिनना शुरू करता है कत्ल की। अब तक उसके साथी ने 3-4 कहा, वो 5, 6, 10, 15, 20, 25, लगभग एक दिन की पूछताछ में वो 30 तक गिनती ले जाता है। कहता है कि ये हमने कत्ल किए। और कमाल ये था कि उसने जितने भी कत्ल किए, उसकी एक छोटी से छोटी बात उसे याद थी, किसको कब मारा, किस डेट पे मारा, कहाँ पे मारा, उससे पहले उसने क्या खाया, कहाँ ट्रैवल कर रहा था, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, कौन से कपड़े पहने हुए थे, उसको जहर दिया था या उसका गला घोंटा था, उसको जहर उसने कोल्ड ड्रिंक में या खाने में दिया था या शराब में मिलाकर दिया था, एक एक चीज़ उसको याद थी। तो ये तो 30 कहानी सुनाई उसने, तो पुलिस के भी पाँव तले ज़मीन खिसक गई कि वो पुलिस सोच रही थी छोटा मोटा मामला, ये तो मतलब सीरियल किलिंग में पता नहीं कहाँ तक गिनती जाएगी। और इस आदेश हमारा की आप कमाल देखिए कि 30 के बाद उसने कहा कि बस ये 30 मुझे याद है। पुलिस को भी लगा चलो 30 पे गिनती खत्म है। अभी इसी मंगलवार को, मतलब कल की बात है, ये खुद पुलिस के जो पुलिस कस्टडी में ही है, तो बुलाता है, बोलता अपने अफसर को बताओ जो मुझसे सवाल जवाब करने हैं लिख रहे हैं, तो बुलाया जाता है। तो ये कहता है मुझे 3 कत्ल की कहानी और याद आ गई है, मैं 30 नहीं 33 है। फिर वो 3 और कत्ल की कहानी बताता है, उसके बारे में भी माइनर से माइनर डिटेल बताता है, उसने कौन से कपड़े पहने थे, वो कैसा दिखता था, मोटा था, गोरा था, काला था, पतला था, और उसको कैसे मैंने किस चीज़ में जहर दिया था मिला के, कहाँ पे मारा था, उसकी बॉडी कहाँ डंप की थी। अच्छा, उससे पहले जो उसने 30 बताया तो उसमें बहुत सारी जगहों पर पुलिस को भेजा गया, तो वो सारी चीज़ें सही सही निकली। कुछ बॉडी तो मतलब जो हाल में मर्डर हुआ था वो रिकवर भी हो गया उसकी बताई हुई जगह पे, तो पुलिस को लगा कि ये बिल्कुल सच बता रहा है। तो अब कह रही है आगे आगे के 3 और मर्डर, 33 की खुद ये पुलिस को बुलाकर बोलता है कि ये 3 और कहानी है, 3 और मैंने कत्ल की, ये मुझे रात को याद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये गिनती 33 पे जा चुकी है। जो भोपाल पुलिस के तमाम सीनियर अफसर जो इस केस में लगे हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये 33 तो बता दिया है और इसमें ये झूठ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उनको खुद अभी डाउट है कि अभी पता नहीं और इसे कितनी याद और आ जाए, जैसे कि मंगलवार को इसको 3 और कहानी याद आई, तो क्या पता ये गिनती 33 तक न रुके।
ये 34, 35, 36, 40, 50 कहाँ जाए, क्योंकि मामला 8 साल का है। 2010 में इसने जब पुलिस को बताया कि पहला कत्ल इसने ट्रक ड्राइवर का वो नासिक और सतारा में किया था और उसके क्लीनर का किया था, तो अभी तक 33 खुद ये करार जुर्म कर चुका है, ये कबूल कर चुका है कि मैंने 33 कत्ल किए हैं। लेकिन अब उसकी याददाश्त पे है कि उसे और कितने कत्ल याद आता है और वो आगे बताता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये कत्ल क्यों करता था? पेशे से दर्जी, अच्छा खासा कपड़ा सिलने वाला, और ये दिन भर जनरली जब भोपाल में होता था तो दिन में जब ये मिशन पे नहीं निकलता था कत्ल के, तो भोपाल में ये दुकान पे बैठता था सुबह से शाम तक और लोगों के कपड़े सिलता था, और रात को उन्हीं लोगों के लिए, बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक तरह से कफन का इंतजाम करता था। तो इसने जो पुलिस को बताया, जब पुलिस ने इससे पूछा कि दो चीज़ें इसमें कॉमन थी, एक जो इसने 33 मर्डर किए वो सारे मर्डर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर थे या क्लीनर थे, उनका किया। तो एक आता है दिमाग में सीधे कि ट्रक ड्राइवर को मारने का मतलब है ट्रक को लूटपाट मकसद हो सकता है, पर उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी गैंग में जो लोग थे वो इसमें ज़्यादा रहते थे कि ट्रक भरा हुआ होना चाहिए, उसमें सामान हो, ताकि उसको ट्रक को लूटने के बाद फिर वो उसे बेचें। तो इसने फिर वो अपनी कहानी सुनाई। तो पूरी कहानी तो ये थी कि उन ट्रकों को अपना निशाना बनाता था जिस ट्रक में माल लदा होता था। उसके बाद ये हाईवे पे कहीं जहाँ पे ट्रक रुका करता था, या फिर ये लिफ्ट के बहाने या किसी ढाबे पे उस ट्रक वाले से अचानक दोस्ती कर लेते हैं इसके गैंग के लोग, और ये खुद और फिर ये कि मुझे थोड़ी दूर आगे जाना, ये करके बैठ जाता। इनके पास पॉइजन और बेहोशी की दवा होती थी हमेशा, और कुछ ये शराब की बोतल में मिला के भी रखते थे। तो अच्छा, ये मिलनसार था, इधर फौरन ट्रक ड्राइवर से बातचीत करना शुरू करता और दोस्ती शुरू हो जाती। जो शराब पीते वो उनको वो निकाल के शराब देता, जैसे ही देता तो या तो वो बेहोश होते तो उनका गला घोटता, गला घोटने के बाद उसके सारे कपड़े उतार देता, और जहाँ पे भी सन्नाटा, कोई पहाड़ी इलाका दिखता या कोई नाला दिखता सड़क किनारे, हाईवे किनारे, वो उसकी बॉडी को डंप कर देता। कुछ को इसने पॉइजन दे दिया, वो पॉइजन शराब नहीं मिलाकर वो वैसे ही मर गए, और सारी बॉडियों को डंप करता। उसके बाद जब वो मर जाते, उनके कपड़े उतार के, कपड़े इसलिए उतारे जाते ताकि उसकी शिनाख्त ना हो मरने वाले की, और उसके वेशभूषा से ये भी ना लगे कहाँ का किस राज्य का रहने वाला है, उसके पहनावे से ये पता ना चले। तो ये मकसद था उसने बताया जो कपड़े उतारने का। तो ये बॉडी को डंप करके फिर ट्रक ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, उसके बाद उसका माल कहीं पे ले जाकर सारा अनलोड करते हैं, उसको बेचते और ये चलता। लेकिन ये जो आदेश खाम रहा था, इसका ये कहना था कि जब मैं भोपाल में होता और दुकान बंद करके घर जाता तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तेज धार हथियार को घिस रहा हूँ या किसी को फांसी के फंदे पे चढ़ा रहा हूँ। तो बोले ये जो ड्रीम होता था उसके बाद मेरे अंदर खून खोलता था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो फिर पुलिस ने पूछा कि लेकिन कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही क्यों, अगर लूट तुम्हारा पहला मकसद नहीं है तो उसने कहा कि जब ये कुछ करना है बहुत सोचा, तो फिर मुझे ये लगा कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल भरी होती है और ये बड़े पेन झेलते हैं। इनका घर नहीं होता है, ये एक बार निकलते हैं, महीने महीने वापस घर नहीं लौटते, इनकी ज़िंदगी हाईवे पे गुजर जाती है, पता नहीं कहाँ खाना खाना होता है, कहाँ। तो इनकी तकलीफदेह ज़िंदगी होती है। तो जो तकलीफदेह ज़िंदगी होती है तो मुझे लगा कि इनको इस तकलीफ से निजात दिलाना चाहिए। तो इनको मोक्ष दिलाने के लिए, इनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे इनको मारना पड़ता था। ये उसने अपने बयान में कहा। अब आप इसको जैसे भी ले लीजिए कि उसकी मेंटल हालत क्या है या दिमागी रूप से वो सही है भी कि नहीं। हालांकि इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि अगर वो अपना मेंटल लेवल दिखाया दिमागी रूप से सही नहीं है तो उसको सज़ा से बच जाएगा वो, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए फिर इलाज और बाकी चीज़ें हो जाती हैं और आप कड़ी सज़ा से बच जाते हैं। तो हो सकता है ये उसका ड्रामा भी हो। तो उसने मोटिव ये बताया कि ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी चूंकि बहुत मुश्किल भरी होती है, इसलिए मैंने उनको मोक्ष दिलाने के लिए इन तमाम ट्रक ड्राइवर और उनके साथ जो हेल्पर या क्लीनर होते थे उनको मारा। लेकिन उसको सारी चीज़ें याद थी एक ही। अब पुलिस ने जब बहुत इन्वेस्टिगेट किया इसके बाद, अभी भी एक स्टडी में है, तो ये आदेश खमारा, इसके बारे में पता चला कि इसका एक दूर का रिश्तेदार है अशोक खमारा, वो अभी भागा हुआ है। उसके बारे में ये कहते हैं कि वो ट्रेन में, बस में लोगों को नशीली दवाएं खिलाकर पिलाकर उनको लूट लिया करता था और कई बार मार देता था। और उसके बारे में भी कहते हैं कि उसने कितने कत्ल किए हैं पता नहीं, लेकिन वो खुद जब तक वो मौजूद था, सामने था, अभी वो पिछले कई सालों से गायब है अशोक खमार। तो वो दावा करता था कि मैंने 100 से ज़्यादा मर्डर किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि पुलिस भी इस बारे में कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह रही, क्योंकि हर कत्ल के लिए सबूत और सारी चीज़ें चाहिए होती। लेकिन वो ये दावा करता था कि उसने 100 से ज़्यादा कत्ल किए हैं और ज़्यादातर इसी तरीके से बेहोश करके, और ये लूटपाट मुसाफिरों को ट्रेनों में, बस में, जहर खुरानी जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, वो करके। लेकिन वो अब गायब है पिछले कई सालों से। तो पुलिस को पता चला कि अशोक हमारा इस आदेश हमारा का दूर का रिश्तेदार एक चाचा लगता है। तो एक दूसरी चीज़ थी। और फिर जब पता किया गया तो पता चला कि ये जो हमारा पूरी जाति है ये बहुत मेहनत कश हैं, पढ़े लिखे लोग भी इनमें अच्छे खासे हैं। 1947 में बंटवारे के बाद ये लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में आकर बस गए। तो हमारा जो पूरी एक जाति है ये ओरिजिनली बेसिकली पाकिस्तान से थी, बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान आई थी और यहाँ अलग अलग जगहों पर ये बिखर कर रहने लगे। तो अब पुलिस आदेश से पूछताछ कर रही है, इनके साथियों से पूछताछ हो रही है। डर यही है कि पता नहीं और उसे कितनी कहानियाँ याद आ जाएँ और ये गिनती जो है 33 के बाद और कहाँ जाके ख़त्म हो, अ, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो मामला है अभी तक 33 की अगर मैं बात करूं तो शायद ये हिंदुस्तान में दूसरा सीरियल किलिंग का सबसे बड़ा मामला होगा। इससे पहले मुझे याद है, आप एक फिल्म भी बनी थी रमन राघव, आपने देखा होगा, जिसमें नवाज ने रोल प्ले किया था, जिसमें बच्चों को, मुंबई का ये मामला है। रमन राघव पर 42 लोगों के कत्ल करने का इल्ज़ाम था। ये 70s की बात है इसकी। तो 42 रजिस्टर्ड मामला मुंबई पुलिस में। तो रमन राघव के बाद अगर मैं इस, चूंकि 42 था उसमें, ये 33 है, तो शायद ये हिंदुस्तान का, अभी मुझे नहीं मालूम, शायद रमन राघव से भी आगे निकल जाए अगर उसकी याददाश्त और लौटती है और उसने और कत्ल किए हों तो। लेकिन अभी फिलहाल आज की तारीख में ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे खौफनाक सीरियल किलिंग का मामला है, दूसरा सबसे बड़ा सीरियल किलर है। अब तक 33 मौत की कहानी सामने आ चुकी है। बाकी पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है, इंट्रोगेट के बाद जो भी नतीजा निकलता है वो पता चलेगा, जो इंट्रोगेशन होगी। लेकिन ये अपने आप में दहलाने वाला, चौंकाने वाला और
जिस तरीके से बाकी की राज्य की जो पुलिस है इस तरह की जो लाशें मिली थी वो भी वो सारे फाइल्स खोल रहे हैं कि क्या पता इसी गैंग ने इन चीज़ों को अंजाम दिया हो, क्योंकि जो भी हाईवे के किनारे लाशें मिली जिनके बदन पे कोई कपड़े नहीं थे, जिनके बदन पे कोई इंजरी मार्क नहीं था, जिनकी मौत या तो गला दबा के हुई या जहर से हुई, ऐसी सारी मौतों को चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, इन सारे राज्यों की पुलिस अब वो सारी फाइल को भोपाल पुलिस ने इन्फॉर्मेशन भेजी है, उन्हें भी पता चल चुका है। तो ये सारी पुलिस ऐसे पिछले 8 साल में जो मौतें हुई हैं उनके रजिस्टर को दोबारा खोला जा रहा है। तो मालूम नहीं है गिनती कहाँ तक जाएगी, दुआई करें कि ज़्यादा और गिनती ना बढ़े। लेकिन ये हिंदुस्तान का अभी की तारीख में अगर आंकड़े के हिसाब से जाओ तो दूसरा सबसे बड़ा सीरियल किलिंग का मामला है। रमन रघाव के बाद 42 था, इसमें 33 है। ये नसीहत है उन तमाम ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स के लिए, या फिर तमाम वो कैब ड्राइवर हों या टैक्सी ड्राइवर हों जो हाईवे पे चलते हैं, सुनसान रास्तों से गुजरते हैं, चाहे आप ढाबे पे हों या फिर रास्ते में कोई मुसाफिर आपसे लिफ्ट मांग रहा हो, आप इंसानियत के नाते लिफ्ट जरूर दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि दिन की रोशनी में दें, रात को सुनसान न दें, और उनकी दी हुई कोई चीज़ को कभी ना खाएं ना पिएं, क्योंकि पता नहीं सामने वाले की मंशा क्या, नियत क्या है। तो ये नसीहत है कि आप अनजान लोगों से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, इवन सिर्फ मैं ड्राइवर्स या क्लीनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की भी जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, बस में, किसी भी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप लोग अगर जा रहे हैं, तो किसी भी अनजान लोगों की दी हुई चीज़ को खाना पीना एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि क्या पता उसके बाद उसमें कौन सी दवा मिली हुई है, आपकी बेहोशी की दवा है, जहर है, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये इस पूरी कहानी से सीरियल किलिंग की हमें नसीहत मिलती है कि हम ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत सावधान रहें।